वेलकम बैक नाज़रीन। सिटी फॉर यू की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है। सबसे मीठी ईद में हमारे मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। सीमल, ईद पे सभी के घर मेहमान आते हैं, तो मेहमानों का तारुफ करा दें। बिल्कुल, मेहमानों का तारुफ भी हम कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम जिक्र कर रहे थे अना कि ईद है, तो ईद पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईदियाँ लेने और देने का सिलसिला भी चल रहा होगा और आज के दिन शीर खुरमा नहीं चलता, ज़्यादा चिकन चलता है। चिकन की कोई भी डिश जो है ना वो चल रही होती है। तो खातीन हमारी जो है वो किचन में होंगी, लेकिन आई एम श्योर गेस्ट देख के वो बाहर ज़रूर आ जाएंगी, लाउंज में टीवी के सामने बैठ जाएंगी कि अब हमने कुछ सुनना भी है, बातें भी सुननी है और गपशप भी देखनी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी हमारे मेहमान कौन से हैं? जी मैं आपके साथ तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके खिदमात अखुवत फाउंडेशन की सूरत में आप सभी लोग जानते भी हैं, सभी लोग इसके मोतरफ भी हैं। तो डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहेंगे, ईद मुबारक कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप। बहुत इसी के साथ हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ भी चलेंगे। और हमेशा मैं कहती हूँ कि लफ्ज़ों में बड़ी पावर हो और इनके पास ये वो टूल है जिसे वो बहुत सालों से पाकिस्तान की आवाम के दिलों में घर करने के लिए इस्तेमाल करते चले आए हैं। पहले ये अल्फाज उनके सुर की सूरत में निकला करते थे, जो कि अभी भी हैं और पसंद भी किए जाते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक बहुत पुराना है, लेकिन अब ये अल्फाज मोटिवेशन के लिए यूज़ करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और उनकी ये स्ट्रगल जो है वो चल रही है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता वो कतरा कतरा मिलके जो दरिया बनता है, ये दरिया की सूरत में और बराबरी की बात करते हैं। बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन और पाकिस्तान के मारूफ सिंगर जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? बहुत शुक्रिया। और वो ईद मुबारक। ईद मुबारक आप दोनों को और तमाम नाजरीन को भी। और वो जो आपने कहा ना कि लफ्ज़ों में जान होती है, मोटिवेशन होती है, मैं तो आज के लिए कहता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो क्योंकि पॉलिटिकल मैसेज जो हम दे रहे हैं ना, हम कह रहे हैं बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, तो वी नीड टू मोबिलाइज द मासेस टू कम इनटू द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। जब तक वो आएंगे नहीं ना, और बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो पावर बैलेंस है ना फॉर द गुड ऑफ द कॉमन पीपल, वो नहीं हो सकेगा। रिगार्डलेस ऑफ पावर, आप जो बात कर रहे हैं वो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए भी कर रहे हैं, लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये स्ट्रगल भी बहुत मैटर करती है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक इम्पैक्ट ज़रूर डालती हैं सोसाइटी में, जिसके लिए आप तगोदो कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। बिल्कुल कि आपकी पार्टी एफिलिएशन जो भी हो, वो मैसेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आम आदमी को बोलने का मौका। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या लगती है आपको, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है? बराबरी की बात की जाती है। यहाँ पर जो हमने हालात देखे हैं, गरीब का जो हाल है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं, महंगाई के हालात हैं, ऐसे में ये नारा कि सब बराबर हैं, कैसे इसको कौन आगे लेके जा सकता है? अच्छा, इसकी ना बहुत सी कॉनोटेशंस और भी हैं। ये बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का, अगर आप ये समझे ना, इसका मीनिंग है। अगर आप अपने आप को भी देखें, तो अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर उसकी हिस्ट्री देखें, जो कि मुझे लगता है कि वी आर ऑल गोइंग टूवर्ड्स दैट, कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, और उसमें आप भी आ जाते हैं। इवन जो वेमेन एम्पावरमेंट जो है वो इक्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो से अलहदा नहीं है। आपकी वाइस चेयरमैन डॉक्टर जी एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमारी पार्टी में तो हम औरतों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। हम समझते हैं कि जो सेक्शंस अपने आप को, मैं ये नहीं कहूँगा वीक समझते हैं या ऑप्रेस समझते हैं, मैं कहूँगा कि जो अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं कि उनकी वाइटैलिटी उस तरह नज़र नहीं आ रही क्योंकि उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया है ट्रेडिशनली, उन लोगों की ये पार्टी है। बिल्कुल। हम कहते हैं कि ये मिडिल क्लास, मेहनत कशों नौजवानों, महरूम और मजलूम लोगों की पार्टी है। मैं आपको महरूम मजलूम नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका सेगमेंट वो है औरतों का हु नीड टू बी एम्पावर्ड, स्पेशली इन टू फील्ड्स, एक एजुकेशन और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, आपने सही कहा। और उनको चॉइस मिलनी चाहिए कि वो दोनों काम कर सकें। वो करें ना करें बात की बात है, दे शुड बी गिवन दैट इक्वल चॉइस। बिल्कुल। हमारे आज के दोनों मेहमान जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। एक जगह पे बराबरी की बातें की जा रही हैं और एक जगह पे उन लोगों का ख्याल रखा जाता है जिनका शायद ख्याल रखने के बारे में हम लोग अपनी खुशियों के त्यौहार में भूल जाते हैं। अपनी खुशी हो, गम हो, हम भूल जाते हैं कि हमने उन लोगों का ख्याल रखना है जो कि हमारी मदद के मुंतज़िर रहते हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा आपको हमने खड़े देखा गरीब लोगों के लिए, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो फिर किसी की शादी की तकरीब है, आप बढ़ चढ़कर इन कामों वो जो इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो बैलेंस कहीं ना कहीं आप
कोशिश करते हैं क्रिएट करने की कि कहीं उनको भी हम ऊपर। जी देखें, पहले तो शुक्रिया, आपने दावत दी और फिर कितने अच्छे इंसान के साथ बिठाया, और ईद का अगला रोज़ और खुशियाँ मुसर्रतें हर तरफ। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जवाद साहब ने बात की है ना, वही बात मेरी है। यानी ये भी एक ऐसी दुनिया की तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदा रहने का हक़ हासिल। बिल्कुल सही कहा। बराबरी यही है ना कि जिसमें जो सलाहियत है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ने का उसको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, हमारा भी विजन यही है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें हर शख्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, बराबरी का, इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदा रहने का मौका मिले। इन्होंने कांटों भरा रास्ता चुना है, ये मैदान कारज़ार जो सियासत के जिस सहरा है उसमें निकल गए। हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे चल पड़े, तो हमने एक और तरह का काम, इनका काम मुझे लगता है हमसे कहीं मुश्किल है। तो इसमें बहुत से नशेब व फराज आते हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। काम हमारा भी आसान नहीं, लेकिन बहरहाल वो निस्बतन मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है जितना इनका मुश्किल है। हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में एक सियासी वर्कर के लिए काम करना और फिर एक बहुत बड़ी सियासी चेंज का ख्वाब देखना और फिर बराबरी की बात करना और ख़ुद भी एक मुतवस्सत तबके से तल्लक रखते हुए ये काम करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल के सिनेरियो में ख़ास तौर पर पिछले 2 से 3 साल में, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन हालात चेंज हुए हैं। एक आम आदमी और सफ़ेद पोश ख़ास तौर पर तबके के लिए बड़ा मुश्किल हुआ सर्वाइव करना। ऐसे में मुखय्यर हजरात बड़ी होप रहे उनके लिए, आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? जी देखिए, हमारे लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है कि देखिए पिछले 2-3 सालों में जो मुआशी सूरत हाल रही, कोविड की वजह से हुई, कुछ और वजूहात उसकी हुई, तो गरीब आदमी पे बोझ बढ़ा है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निस्बतन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकी, और फिर स्पेशली वो डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जिनका अभी जवाद साहब ने तज़किरा किया, ख़वातीन हों या किसान हों या मज़दूर हों या स्पेशल पीपल हों, तो उन पर ज़िंदगी जो थी ना वो बहुत गिरां गुजरी है 2-3 साल में। तो अब हमें उतनी ही मेहनत करनी है कि किस तरह से उन लोगों को उठाकर कौमी धारे में लेकर आएँ। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जो इसके लिए रास्ता जो हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हम कहते हैं कि एक तरफ तो है सरमायादाराना निज़ाम, उसकी चीरा दस्तियाँ आपके सामने हैं कि 2 अरब लोग जो $1 से कम में ज़िंदा हैं, और इस दुनिया के 99% वसाइल 1% लोगों के पास हैं और 99% लोगों के पास 1% वसाइल भी नहीं है। तो कितनी बड़ी डिस्पैरिटी। बिल्कुल सही। अब ये सरमायादाराना निज़ाम है और एक तरफ आपने भीख का निज़ाम बना दिया, लोगों को भीख देना शुरू कर दो, खैरात देना शुरू कर दो, भिखारी बना दो। हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान में एक रास्ता है जिसका जैसे कहते हैं ना कि फैज़ मवाख़ात मदीना से मिलता है। मवाख़ात की एक ट्रेडिशन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुआशरे में 2 तरह के तबके हों, हैव्स और हैव नॉट्स, तो उन दोनों में अगर ये भाईचारे का रिश्ता कायम हो जाए तो वो एक दूसरे को भाई, एक शख्स को भाई बना ले, तो भी एक खूबसूरत मुआशरा बन सकता है। और इसकी अमली मिसाल वो अंसार और महाजरीन मवाक़ात के वो मेटाफर हैं। सही। अंसार से मुराद खुशहाल तबका और महाजरीन से मुराद हैव नॉट्स। बिल्कुल। तो हमने उसकी कोशिश की कि ये सियासी तगोदो से हटकर अगर हम लोगों में गिविंग, कंपैशन, एम्पैथी और मोहब्बत, उसका अगर हम पैगाम दें तो वो क्या तब्दीली आती है। तो बहरहाल थोड़ी सी तब्दीली। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा आजी से काम ले रहे हैं, सिर्फ पैगाम की बात कर रही हैं। आप तो माशाल्लाह लोगों की हर तरह की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। रमज़ान में जिस तरह से आपने बहुत स्पेशल काम किए वो हम जिक्र करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद साकिब की तरफ मैं जाना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, रमज़ान में क्या स्पेशल किया आपने? जी, रमज़ान में दुआ की अल्लाह ताला से और फिर अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने की
मकदूर पर कोशिश की और फिर ईद के दिन का इंतज़ार किया। और ये सबसे अच्छी बात हाँ, होती है क्योंकि ईद के लिए आप एक्चुअली वेट भी कर रहे होते हैं, इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, और फिर जब ईद मिलने का सिलसिला शुरू होता है तो हम लोगों के लिए भी इतना मुश्किल हो जाता है फैमिली में सबको मिलना, कुछ मुलाकातें हो पाती हैं, कुछ नहीं काम की वजह से, लेकिन जिन लोगों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो और डबल ट्रिपल हो जाए तो उनका ईद का दिन कैसे गुजरता है। जवाद साहब, आपका एक सियासी सोशल सर्कल भी है, आपका फ़ैन क्लब भी है, फैमिली भी है, ईद का पहला दिन कैसा रहा आपका? वो आप सही कह रहे हैं। पहले तो मैं कमेंट कर दूं कि आई हैव माय फीड इन 3 बोट्स, तो वो 2 बोट्स होता है आज आमतौर पे, तो ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा हैं लाहौर में भी। अभी हम रिसेंटली हमने मोबिलाइज करना था लोगों को, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो उनके साथ ईद वाले 3 दिनों में हम सोच रहे हैं कि मतलब अगला जो दिन है उस दिन हम ये कर लें, एक अच्छी एक तकरीब सी कर लें, गेट टुगेदर हो जाता है, खा पी लेंगे साथ इकट्ठे। और साथ जो है वो जो मेरा म्यूज़िक है उसके हवाले से तो मैंने बहुत ज़्यादा ईद शोज़ किए हैं और टेलीविजन में अपीयरेंसेस दी हैं, तो लोगों तक मेरा म्यूज़िक भी पहुंच जाएगा। इस तरह के पॉलिटिकल गैदरिंग्स में लोग कहते हैं कुछ सुना दे। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो हमारी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, आपने देखा होगा अब तो हमारे जलसे भी कॉन्सर्ट्स बनते जा रहे हैं। बकायदा पार्टी तराने हैं जब हर पार्टी के, और पूरा म्यूजिक होता है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इससे ना एक बड़ा मसला हो रहा है, ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात। एक ज़माने में ना जलसे में जो लोग आते थे, एज लॉन्ग एज देवर नो सेलिब्रिटीज इन द जलसा, तो वो वही आते थे जो वोटर होते थे या सपोर्टर होते थे। पॉलिटिकली अब ज़रूरी नहीं है कि वो आए, अब लोग एंजॉय करने के लिए भी आते हैं। इसलिए आप ये सिस्टम तो सबसे पहले पहुंचाए जाते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर बड़ा किसी का जलसा है तो वो सारा उसका आदमी है, उसके लोग हैं। कुछ लोग देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं। तो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि देखें मुझे अच्छी तरह पता है, मैं जब कॉन्सर्ट्स करता था ना, तो कॉन्सर्ट्स में हमें पता होता था कि जहाँ फ्री टिकट होगी ना, फ्री एंट्री, वहाँ पे पूरा शहर उमड़ आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो फ्री एंट्री वाले जलसे होते हैं, तो यू कैन नॉट टेल के कितने लोग वोट देंगे नहीं देंगे। मतलब जवाद साहब की स्पीच खत्म हुई और लोगों ने, क्राउड ने कहना शुरू कर दिया, आप कुछ सुना भी दें, आप कुछ सुना भी दें। ऐसा हुआ है कभी? मैं आमतौर पे ना वो इस तरह का दोस्ती गाना मेरा जो है, या तुम जीतो यारा सुनो, जो कि थोड़े से सोशल किस्म के मैसेजेस होते हैं उनमें, वो मैं सुना भी देता हूँ, तो वो पीपल लव इट। तो हमने भी आपसे ज़रूर सुनना है, लेकिन वो थोड़ा सा भी आगे जाके हम सुनेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अखुवत ने हमेशा से कोई भी त्यौहार हो अपने से जुड़े लोगों का बहुत ख्याल रखा है। ईद पे स्पेशल क्या करते हैं उन लोगों के लिए जो कि आपकी तरफ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी हमने भी ईद का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाना है, नए कपड़े पहनने हैं, ईदी लेनी है, चूड़ियाँ खरीदनी हैं? देखिए, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि अखुवत का तो माना ही भाईचारा है, और ये सिर्फ भाईचारा नहीं है, ये बहनचारा भी है, यानी भाई और बहनों की मोहब्बत है ये अखुवत। तो उसमें या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जवाद साहब ने ख़ास तवज्जो दिलवाई है कि औरतों की एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है। तो हम तो इसमें ख़ास तौर पर ईद के दिन मैं जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। हमारा एक अदारा है और भी अखुवत के अलावा, फाउंटेन हाउस, जहाँ पर जहनी मरीज़ रहते हैं, 500 के करीब वहाँ पर लोग रहते हैं। वो लोग हैं जो वक्त से आगे निकल गए या वक्त से पीछे रह गए, यानी जहनी मसाइल ने उनको इतना मुंतशर कर दिया कि अब वो होश अपनी में नहीं रहे, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, इस किस्म के। उनमें से कोई 150-200 लोग घरों को चले जाते हैं। सही। तो 250-300-400 लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मिलने नहीं आता, उनके अपने भी उनको छोड़ जाते हैं। कोई वो दरवाजे की तरफ उनका रुख होता है, उनकी आंखें मुंतज़र होती हैं कि कोई आए और उनको अपनाइयत का एहसास मिले। और फिर शाम तक जब कोई भाई बहन दोस्त पुराना रफ़ीक या शनासा चेहरा नहीं आता, तो फिर वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनकी क्या कैफियत होती है। तो हम उनके पास जाते हैं। बहुत से लोग और भी आ जाते हैं, कोई ढोल वाला आ जाता है, कोई म्यूज़िक वाला आ जाता है, कोई अच्छी चीज़ें पका के ले आता है, कोई मिठाई ले आता है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो वो एक अजीब किस्म की रौनक सी वहाँ बन जाती है। तो मैं आपको भी किसी दिन अगली ईद पे ले चलेगा वहाँ पे। और डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं आप आके विजिट करें, देखें कि किस तरह से वहाँ पर सब लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि कुछ भी हो, कोई मुश्किल हो, मुखय्यर हजरात एकदम से आते हैं और जैसे साया बन जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि
हमारे यहाँ देने की जो लज्जत है वो बहुत ज़्यादा है, देने की जो है ना मज़ा है लोगों को, ये हमेशा तैयार रहते हैं। इस दफ़ा तो बल्कि मैं ज़्यादा खुशी से देखा, मैं जब भी शाम को बाहर निकला तो मैंने देखा कि सफ़ें बिछी हुई हैं सड़कों पे, गलियों में, चौराहों पे, और लोग लेके आ रहे हैं घरों से सामान और उनको पेश कर रहे हैं जिनके पास निस्बतन कम है। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरत रवायत चली है कि पहले लोग सिर्फ बड़े बड़े होटलों में अफ्तारियाँ होती थी, अब ये अफ्तारियाँ आम लोगों के लिए हो रही हैं। मैंने तो उन लोगों के लिए जो इन तमाम बिल्कुल रोड पे दस्तरखान लगे देखे हैं, और आपने सही कहा और बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, और हम बड़ा दर्द दिल रखते भी हैं पाकिस्तानियों को। मुझे एक बच्ची मिली, वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा जी कि हम ढूंढते हैं गार्ड्स को, जो मुख्तलिफ आजकल गार्ड्स है ना जी, हर बैंक के सामने है, कोई किसी बड़ी शॉपिंग सेंटर के सामने है। अब इनकी 20, 22, 25 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं होती, तो वो उनको खाना, उन्होंने कहते हैं हमने उनको अफ्तारियाँ करवाई हैं, अब ईद के दिन हम उनको ईद का खाना, तो ये इससे ये नहीं कि उनकी गुर्बत कम हो जाएगी, लेकिन उनको ये एहसास मिलता है कि हमारे लिए कोई सोचता है। बड़ी बात, ख्याल बड़ी बात। तो ये एहसास जो है ना, यही मुआशरे का असल सरमाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल सरमाया है मुआशरे का। लेकिन जवाद साहब, अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये कोई सीरियस सवाल नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इस पर आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे मुआशरे में एक तरह से बिगाड़ भी पैदा हो गया है। ये ईद और पूरा रमज़ान ही जैसे गुजरा, हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है, जो भी गुजरी, उसके बाद आम लोग उससे बड़ा मुतासर हुए हैं। आई एम श्योर ईद की ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए भी ये डिस्कशंस हो रही हैं, कौन सी पार्टी, किसकी पार्टी, किस तरफ हो, हाँ क्यों, ये वो, इतनी बहस मुबाहिसा, ये एक पूरा से टेंस्ड माहौल सोसाइटी में नज़र आ रहा है। देखिए, मैं तो ना बड़े अरसे से कह रहा हूँ, ट्विटर पे भी, अपने फेसबुक पे भी, कि हम फैशिज्म की तरफ आहिस्ता जा रहे हैं। उसका मतलब यही होता है कि लोग जो हैं वो अपनी मटेरियल फोर्सेस को आखिरकार सियासत में ले आते हैं, जिसके अंदर फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो समझते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इम्पोज होना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोसनाक ये बात है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ देखी है, और ये रमज़ान में देखी है, और ये नहायत अफसोसनाक है कि अगर हम लोग जो हैं पैगम्बरान के साथ जाके उनके साथ मुवाजना करना शुरू कर दें अपने इसके, जी उन्होंने ये किया तो हम भी ये कर रहे हैं, या फिर मस्जिद नबी में जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या, फिर मैं समझता हूँ कि इससे तो अब ये लग रहा है कि जैसे ये कल्ट एक बनते जा रहे हैं पार्टीज में, और रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं, और तकसीम कर रहे हैं अवाम को। भाई अवाम को मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ करना चाहता हूँ, नौजवानों के लिए स्पेशली, अवाम को ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन होता है ना, उससे पहले आप जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, इलेक्शन के बाद आपका और उस हुक्मरान का जो है वो टाकरा होता है सर। अब आपने उससे लेना है जो लेना है। सही बात है। अब आप इस चक्कर में मत पड़े, वो कहेगा ये इसने किया, ना 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 ना, उसी ने करना है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। यहाँ पे क्या हो जाता है, शख्सियत परस्ती शुरू हो जाती है। बिल्कुल। वो एक आपका शख्स ऑपोजिशन में चला गया, अब आप ऑपोजिशन में उसको सपोर्ट करें, और भाई आप हुकूमत से बात करें, उनसे मांगे, उनसे पूछें, तो वो डाइवर्ट करते रहते हैं। अच्छा, सारे के सारे सैकड़ों कनालों में रहते हैं, हज़ारों कनालों में रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी, और उनके सपोर्टर आपस में लड़ रहे हैं उनके लिए। और वो सपोर्टर जो सड़कों पे नहीं भी हैं, वही वाली बात, ड्राइंग रूम्स में बैठे लड़ रहे हैं। माँ बाप औलाद से नाराज़ है कि तुम कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, हम कौन सी पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन इस मौका पर अगर आप हमें कुछ सुनाएं जो हमारी आजकल की सोशल टेंस सिचुएशन है, क्योंकि आपके बड़े गाने ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन लेकर होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट लेकर होते हैं, कोई मैसेज लेकर होते हैं, तो ये जो हम अपना रास्ता छोड़ के किसी और के रास्ते पर अंधाधुंध चले जा रहे हैं, तो कुछ सुनाएं आप इसके ऊपर भी। आई एम श्योर आपके पास कुछ होगा। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। मुझे ये गाना जो है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और गुफ्तगू का सिलसिला तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन चार चांद लगा रहे हैं हम बातों से भी और कुछ लिरिक्स के साथ भी। जो अच्छा, अभी तक सीमल, आई एम सॉरी मैं काट रही हूँ, हमने अभी तक जितनी सेगमेंट्स किए हैं, जितने हमारे मेहमान हैं, इस वाले से मुझे कुछ मोटिवेशन मिल रही है, एनर्जी आ रही है। ऐसे लोग बैठे हो तो वो कहीं ना कहीं वाइब जो है वो मिलती रहती है, और आप जब गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, तो लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि फील आ रही थी वो वाली। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, आगे के प्लान क्या हैं, किस तरह से? देखिए, पहले तो मैं इस नगमे की दाद देना चाहता हूँ। आई न्यू इट कि आप ये देखें, ब्रेक में डॉक्टर साहब कह रहे थे, बलोची, पंजाबी और पठान, ये
4 इकाइयाँ हैं और फिर पाकिस्तान। मुझे याद आया हमारी यूनिवर्सिटी जो अकूबत यूनिवर्सिटी है ना, उसमें जो डॉर्मेट्री है उसमें 4 बच्चों को हम बेड्स होते हैं। एक बच्चा लाजमन सिंधी होगा, एक बलोचिस्तान का होगा, एक केपी का होगा और एक पंजाब का होगा। हर कमरे में इसी तरह से, क्योंकि बराबर बराबर तमाम सूबों से आते हैं। तो ये जब गुनगुना रहे थे तो मुझे वो मंज़र मेरे सामने था कि वो बच्चे इसी तरह से लेटे हुए हैं। और यकीनन इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब पाकिस्तान की खैर मांगें, और वो यकजहती में है, कौमी हम आहंगी में है और अपने जो इख्तलाफात को भुलाने में है। तो वे तो मैं इसकी फिर आपका सवाल दूसरा किस हवाले से था? सवाल ये था कि अब आगे के क्या प्लान जी, आगे के देखें, वो जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में, मुझे वो भी बात याद आ रही है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल बट लार्ज इज़ नेसेसरी। कि छोटी चीज़ बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन जिस मुल्क में 20 करोड़ लोग बसते हों और 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हों, तो उसमें आप जब तक मज़ीद ग्रो नहीं करेंगे तो आप अल्टीमेटली मसाइल के हल तक नहीं पहुँचेंगे। तो हमने 2 ही काम सीखे हैं। मवाख़ात मदीना तो बुनियादी तसव्वुर है, इसकी हिकमत अमली है या छोटे कर्ज़े, ताकि लोग कारोबार करें, गुरबत से निकलें। और फिर दूसरा है तालीम। तालीम में भी आप समझें कि हम कर्ज़ा ही देते हैं, हम कहते हैं 10 साल बाद अदा कर देना ताकि कोई और पढ़े। तो अभी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चंद हज़ार से शुरू हुए तो अरबों तक पहुँच गए, बट अभी भी बहुत एक वसी, जैसे कहते हैं ना कि रास्ता तय करना है हमें अल्टीमेट उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, जब हम कहें कि पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं है। ज़बरदस्त। ये देखें, जब तक पाकिस्तान में एक शख्स भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। ये है बराबरी और यकसानियत और आपका अज़्म देख के तो यकीन माने तो उस पे तक बहुत हमने ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े लेवल पे जाके सभी लोगों के लिए सोच रहे हैं कि हमने किसी एक ऐसे शख्स को भूखा नहीं सोने देना, किसी को तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देना, कि कोई ऐसा शख्स नहीं हो जिसको सेहत सहूलियात। देखिए, हम ये दावा नहीं करते कि हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, लेकिन बहरहाल हम अपने हिस्से का काम करेंगे। उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। तो दाएं बाबाद डॉक्टर साहब, अगर आपने बुनियाद रखी है तो अल्लाह ताला आपको ये सब दिखाए भी, और इतना स्ट्रॉन्ग मोटो और मिशन हो तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसमें मदद भी फराहम करता चला जाता है। और उसी की रहमत वन ऑफ द का बेस्ट सबब थिंग है। आपकी इस पूरी जदोजहद में वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट बनाते हैं। आप ये नहीं कहते कि कर्जे ले लो और या खैरात ले लो, वो भी एक नहीं, जुज़्व अपने है, पाँव पे लेकिन खड़ा आप करना। पाँव पे खड़ा करते हैं। जवाब साहब, आपकी तरफ हम आएंगे कि ये जो मुखय्यर हजरात हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं, लेकिन वहीं पर जो समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन के साथ साथ एक लोगों को मोटिवेशन लेकर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करते हुए आगे लेकर चल रहे हो, कितना मुश्किल है ये लोगों को मोबिलाइज करना, उन आइडियोलॉजीज से निकालना जो नस्ल दर नस्ल या तो एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हुए चल रही है या डाइवर्ट होकर एक ऐसी पार्टी की तरफ चली गई जो अभी आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में एज अ थर्ड पावर या एज अ स्ट्रगलिंग पावर सामने लेकर आना अपनी पार्टी को कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है, और स्पेशली अगर आप आम लोगों की बात कर रहे हो और वो मोबिलाइज ना हो और आम लोगों को पता भी ना हो उनके हकूक़ क्या हैं, और उनको ये भी मालूम हो कि हम पैसों के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो कैसे लड़ेंगे, तो उनको बताना पड़ता है कि आप कैसे लड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इंग्लैंड में लेबर पार्टी चलती है। लेबर पार्टी इज़ वन ऑफ द 2 बिगेस्ट पार्टीज ऑफ यूके। मतलब मैं ज़्यादा लोग ताकि समझ सकें, लेबर पार्टी जो है उसका नाम है लेबर पार्टी, और उसका मतलब है कि आम लोग, मेहनत कश, मजदूर, किसान, लोअर मिडिल क्लास जो काम करती, तो वो इंग्लैंड की 2 बड़ी पार्टी में से एक है। इसके वज़ीर आज़म बनते हैं। वो कैसे फंड रेजिंग करती है? वो आम लोगों में फंड जाके रेस करती है। अभी बर्नी सैंडर्स ने अमेरिका में आम लोगों से फंड रेस करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए। अच्छा, अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी है जो इंडिया में उन्होंने भी आम लोगों के अंदर जाके फंड रेस करके अपने लोगों को खड़ा किया। अब आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख कुछ भी नहीं है, 22 करोड़ है, हम 22 करोड़। बिल्कुल। अगर किसी पार्टी के पास 1 लाख कमिटेड लोग हों जो आपको सिर्फ 1000 रुपया महीना देते हो, इसका मतलब पता क्या है? और आपको भी ना देते हो, आपके मुख्तलिफ इलाकों में अलग-अलग लोग काम कर रहे हो, अपने आप को देते हो, इसका मतलब है कि आप 10 करोड़ रुपया महीना है आपका और 1 अरब 20 करोड़ साल का है। क्या पार्टी नहीं चल सकती इससे? इससे बहुत कम में चल सकती है। हम तो अभी बहुत लाखों में से चला रहे हैं, तो हम अरबों की बात करें। ये जो इस तरह की पार्टीज होती हैं वो चलती कलेक्टिव फंड से हैं। सही। अब लोगों को इस बात की
पक्का पता नहीं है होता क्या है। ओनरशिप आनी चाहिए उसमें, वो ओनरशिप ले ले। बिल्कुल, ओनरशिप वो कैसे लेगा जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा ना, और फिर वो कहेगा कि मैं नहीं, मुझे नहीं, इसको आगे कर दो, ये ज़्यादा बेहतर है मेरे से, क्योंकि पाकिस्तान को ठीक करना है, मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। तो फिर होता क्या है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ, यहाँ पे एक आदमी उठता है, बल्कि एक्चुअली पोलिटिकल पार्टीज पूछती हैं इस इलाके में कौन कौन है जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू पता क्या होता है, पूछा जाता है आपके पैसे कितने हैं, वो अपने पैसे लगाता है। एक दिन में ना जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं उसमें एक दिन में आपका करोड़ों रुपया लग जाता है सिर्फ अपने पोलिंग बूथ पे लोग बिठाने के लिए, और जो भी उसके अलावा लवाजमात हैं, ये करोड़ों की गेम है। उसके अलावा पब्लिसिटी है, जो भी प्रमोशन है, लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये 10 करोड़ रुपया कहते हैं कम से कम अच्छे इलाके में जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ लग जाता है MNA का, और 5 से 6 करोड़ MPA का। अब आप बताएं कि आम आदमी डर ही जाएगा ना कि मैं कैसे लड़ूंगा इलेक्शन। तो हमारी पार्टी जो है वो ये कहती है कि आप लोग जब तक मुनज़्ज़म नहीं होंगे एज अ पोलिटिकल फोर्स, आप नहीं लड़ सकते। और आखिरी बात मैं अहमद साकिब साहब के हवाले से कहूँगा, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ये लोगों तक उनकी पहुँचा रहे हैं, जो नीड्स पूरी कर रहे हैं, और जो कि हुकूमत को करना चाहिए वो ये कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो इसलिए कर रहे हैं और लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं। चलिए, हम दोनों अपने मेहमानों को गुड लक कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों की आप लोग खिदमत कर रहे हैं, दुखी इंसानियत के जज्बे को आप आगे लेके चल रहे हैं, तो गुड लक, आप इसी तरह से मेहनत करते रहे। जवाद साहब, हमने वापस जाना है ब्रेक की तरफ, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन अभी आपने एक गाने का जिक्र किया था जो मुझे लगता है कि आपके गानों में सबसे टॉप पर है, और वो इतना फॉरएवर सॉन्ग है कि वो कभी भी आप सुन लें आपको मज़ा आ जाता है, और वो है दोस्ती। और वो गाना मैं अपनी दोस्त अना को डेडिकेट करना चाहूँगी, अगर आप वो हमें यहाँ पर सुनाएं। और